गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज सर हम लोग अभी तक जितना फंक्शन पढ़ रखे थे, जितना भी आप ग्राफ से रिलेटेड वगैरह जो भी पढ़े, वो सब टॉपिक क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन का 11th का टॉपिक था। आप देखे हो कि 11th और 12th में दोनों ये टॉपिक था। तो हम लोग 11th का टॉपिक समाप्त कर लिए। आज के बाद जो भी लेक्चर पढ़ेंगे, समझ गए, वो 12th से रिलेटेड रहेगा। समझ गए? जो आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कम पूछता है, बट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, हाँ, ये कंफर्म है। समझ गए बात को? ऐसे भी आपको अभी तक जितना पढ़े होंगे 11th वाला रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े होंगे, आपको थोड़ा टफ लगा होगा। ग्राफ वगैरह, डोमेन वगैरह, रेंज वगैरह, और खास करके ट्रिगोमेट्रिक ग्राफ वगैरह। तो आपको जो भी मान ले, आपको आसान लगा होगा तो बहुत अच्छा है, और टफ भी लगा होगा तब पर भी कोई बात नहीं है, तब पर भी कोई बात नहीं। लेकिन अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो अब कोई ग्राफ नहीं पढ़ना है, जो पीछे पढ़ रखे हैं उसी का यूज करेंगे। समझ गए बात को? आपका जो क्रिटिकल सिचुएशन था जिससे आप गुजर रहे थे, ग्राफ आ रहा था, बार बार ग्राफ आ रहा था, बार बार ग्राफ आ रहा था, बार बार डोमेन, बार बार रेंज, हाँ, वगैरह वगैरह, अब वो सब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब सिर्फ हल्का फल्का आते जाते रहेगा, बस यूज आते रहेगा। जितना पढ़े अब उसी में से यूज करना है। समझ गए बात को? और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो बहुत दिन से आप लोग कुछ होमवर्क बना नहीं रहे होंगे। समझ गए? जब से आप बेसिक मैथ पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका टास्क क्या दिए थे कि उसी क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखकर बार बार बनाते रहिए। चाहे उसी से रिलेटेड और कोई बुक अगर दिखता है तो कुछ क्वेश्चन, हर एक चैप्टर पर आप 50 से 100 क्वेश्चन अपने मन से बना लीजिए, कोई रेफरेंस बुक से। समझ गए? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरा लेक्चर पढ़ लेने से या हम 1000 क्वेश्चन करवा लें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। समझ के बात? कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। मेरा लेक्चर देखे जाओ और खुद से बनाओ ही नहीं, कि सिर्फ नोट्स कर लो कॉपी और कुछ अपने से नहीं बनाए। आप क्या बार बार बोल रहे हैं कि बार बार इस बात को फोकस करें, बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि कभी तो आपका दिमाग में चला जाए, ये बात समझ जाए कि बेटा हर एक चैप्टर का आप पढ़े ना पढ़े बट शॉर्ट नोट्स बना लो। इससे फायदा क्या होगा आपका कि कभी तो पढ़ने का जरूरी मन कर जाएगा, तो सिर्फ पेज पलट कर अगर 5 क्वेश्चन भी बना लिए तो 5 कंसेप्ट आप सीख जाइएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हम एक टाइप का क्वेश्चन नहीं लिखने बोल रखे हैं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बोले लिखने के लिए, तो 5 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और अब साइड में आंसर लिख लीजिएगा अपना। समझ गए बात को? साइड में आंसर लिख लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अपने से अटेम्प्ट लीजिएगा तो कॉपी देखिएगा तो इतना मोटा मोटा लगेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, देखेगा तो सो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये बात आप कीजिए। समझ गए? चलिए तब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए क्या है कि इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग सीखते हैं, अभी तो फंक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन बराबर कब कब होगा। हाँ, 2 फंक्शन कब बराबर आ जाएगा। तो 2 फंक्शन बराबर बोलने के लिए क्या पड़ेगा? आप किसी 2 के कंपेयर कीजिएगा तो उसका हर एक चीज मिलाइएगा। तो हम लोग हर एक ग्राफ के या हर एक फंक्शन का 2 चीज, तो अभी तक इतना पता चल गया कि डोमेन और रेंज सब चीज का जानते हैं। समझ गए? या नहीं जानते हैं तो निकाल के डोमेन रेंज। तो 2 ग्राफ आइडेंटिकल तभी होगा जब दोनों का डोमेन सेम होगा, दोनों का रेंज सेम होगा, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। क्या ये सफिशियंट है? नहीं, ये भी अभी भी सफिशियंट नहीं है। अगर डोमेन और रेंज दोनों का बराबर हो जाए तो क्या फंक्शन आइडेंटिकल ही हो जाए? जरूरी नहीं है। जैसे एक आपको खूबसूरत एग्जांपल देते हैं कि मान के चलिए क्या कि एग्जांपल में लेते हैं कि cos x और sin x दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और रेंज भी क्या होता है? -1 से 1 होता है। तो क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? नहीं। तो फिर ये आइडेंटिकल फंक्शन है क्यों नहीं? क्योंकि इसका ग्राफ जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या रहता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या जाए? ओवरलैप कर जाए। जैसे 1 रुपए का सिक्का लो, एक और रुपए का सिक्का लो, वो एक दूसरे को क्या कर लेगा? पूरी तरह से, माने कि दोनों सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं तो पुराना वाला ले ले, नया वाला ले ले तो ओवरलैप शायद ना कर पाए। समझ गए? एक छोटा वाला एक बड़ा वाला ले लोगे तो जैसे 2 सेम सिक्का को मिलाओगे तो क्या करेगा? दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें क्या आता है कि इसका ग्राफ भी क्या होना चाहिए? ओवरलैप करना चाहिए, तभी क्या होगा? आइडेंटिकल फंक्शन कहलाएगा। तो cos x और sin x के कंडीशन में क्या आएगा? दोनों का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है? -1 से 1। लेकिन फिर भी क्या बनता है? ये ओवरलैप नहीं कर पाता है ग्राफ। जैसे आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं, क्या ये आपका हो गया sin x का ग्राफ, इतना ही पार्ट लेते हैं। हाँ, ये हो गया sin x का ग्राफ, और ये आपका क्या हो गया? ये सॉरी, यही तो sin x का ग्राफ ही चल रहा है। हाँ, अब बनाते हैं, देखिए cos x का ग्राफ। ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। समझ गए? तो दोनों क्या एक दूसरे को ओवरलैप किया?
किसी किसी पॉइंट पे क्या किया है, ओवरलैप किया है। देखो इस पॉइंट पे ओवरलैप कर गया, इस पॉइंट पे क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। देखता है cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 आता है, तो यहां पर क्या होगा, जहां पर कट किया ये क्या होगा 1 यहां 45 डिग्री होगा, तभी यहां पर भी 45 डिग्री का कोई डोमेन होगा आगे चलकर। हाँ देखता है ना, फिर 1/2 रिपीट कर जाता है तो वगैरह। बट क्या sin x cos x आर नॉट आइडेंटिकल, बट डोमेन एंड रेंज आर सेम। समझ गए? तो ओवर क्या किया, ग्राफ इसका ओवरलैप नहीं हो पाया, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हो पाया। नॉट आइडेंटिकल ना, हाँ आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आज के बाद क्या याद है आपको, आइडेंटिकल होने के लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा, डोमेन सेम होना चाहिए, आपका रेंज सेम होना चाहिए, और ग्राफ क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ओवरलैप होना चाहिए। इसमें सबसे सुंदर एग्जांपल कि डोमेन और रेंज को कट कर देता है, sin x और cos x से कोई अच्छा खूबसूरत एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो आप नोट कर लीजिए इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आप पहचानते हैं क्या कि fx gx हर एक में दो दो फंक्शन है, सबका पहचानते हैं कौन आइडेंटिकल है और कौन आइडेंटिकल नहीं है। समझ गए? तो देखिएगा पहला नंबर पे fx के लिए क्या दे रखा है, log x², जबकि gx के लिए दिया हुआ 2 log x। बाय डिफिनेशन अगर देखिए तो दोनों सेम ही फंक्शन है। बाय डिफिनेशन क्या है, ये x² है, ये 2 को इसके तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर भी पावर क्या आ जाएगा, x² का। बाय डिफिनेशन दोनों सेम है, लेकिन आपको बताए थे कि बाय डिफिनेशन अगर सही है तो जरूरी नहीं है कि और सही ही हो सब डोमेन वगैरह। आपको लॉग में बताए होंगे, काट करके ये बताए होंगे कि 2 log x² वगैरह, कुछ एग्जाम्पल हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बट बताए थे आपको, जिसमें हम ये सिखाए थे कि देखिए कभी भी अगर वैल्यू आप निकालिए तो उसको एक बार क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। समझ गए बात को? अच्छा अब देखिए, अब देखते हैं क्या fx के लिए चेक करते हैं। फॉर fx के लिए इस तरफ चेक करते हैं तो क्या आएगा कि आपको इस लॉग में इसका डोमेन अगर निकालते हैं तो इस लॉग में क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे लिख रखा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात ये क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही है सर, ये आपका ग्रेटर देन 0 होता ही होता है। समझ गए? ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो क्या x के हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं, 0 पर ये कट जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे आप जैसे ही इसको क्या कीजिएगा, 0 रखिएगा, उस टाइम क्या 0 ग्रेटर देन 0 बन पाएगा? गलत हो जाएगा ये सिचुएशन। तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 हर एक वैल्यू के लिए हो जाएगा, सिर्फ गलत किसके लिए हो जाएगा, 0 के लिए। तो इसका डोमेन जा गया, आपको बता रखें कि x का वैल्यू क्या करता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आ जाएगा आपका 0। ये डोमेन हो गया इसका। अब डोमेन निकालते हैं इसका। समझ गए? इसका आप डोमेन निकालते हैं तो आप बताइएगा क्या gx के लिए क्या करते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या x ग्रेटर देन 0 हर एक x के लिए हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे x² था, जबकि यहाँ पे क्या है, x है। तो x ग्रेटर देन, इसका डोमेन जो होगा बेटा सिर्फ ये 0 से इन्फिनिटिव होगा। तो क्या दोनों का डोमेन सेम है? नहीं है। तब आगे रेंज के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि डोमेन ही जब सही नहीं मिला तो फिर तो वहीं पे गलती हो गया। ये क्या बन गया, ये नॉट आइडेंटिकल हो गया। समझ गए बात को? ये क्या केस बन गया, नॉट आइडेंटिकल का। अब देखिए इसको, इसका डोमेन निकालते हैं। हाँ अब देखिए बाय डिफिनेशन ये दोनों सेम है। समझ गए? ये तो बाय डिफिनेशन ही fx इक्वल टू क्या दे रखा है, मन की आंखों से देखिएगा तो 1/sin x है, और gx इक्वल टू भी क्या है, 1/sin x है। हाँ इसका भी डोमेन वही होगा, sin x इक्वल टू नॉट 0। इसका भी डोमेन क्या होगा, sin x इक्वल टू नॉट 0। इसका रेंज -1 से 1 होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तब पर भी -1 ही से 1 होगा। माने सब कुछ इसका क्या है, सेम है। हाँ जब दोनों सेम ही सेम है, जो जुड़वा है, तो फिर क्या डोमेन, रेंज और वो ग्राफ इसका देखना। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। बट अब देखिए तीसरा में ये भी बाय डिफिनेशन सेम लिख रखा है। बाय डिफिनेशन क्या है, सेम है। हाँ 10x को 1/cot x बड़ा तेजी से लिख देंगे, बट ये आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे आइडेंटिकल हो गया था बाय डिफिनेशन, जो इसका होगा। हाँ इसका डोमेन क्या आ जाएगा बताओ तो, दोनों का डोमेन क्या आ जाएगा? अरे इस दोनों को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, sin x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। हाँ तो sin 0 का है ना, तो x के हर एक वैल्यू के लिए सही है, x के हर एक वैल्यू के लिए। बट गलत क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या आ जाता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है। तो ये सिर्फ नहीं चाहिए, इसका ये डोमेन हो गया, दोनों का डोमेन। अब यहाँ देखते हैं क्या कि ये क्या बोल रखा है कि ये तो आइडेंटिकल था, कोई बात नहीं। ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल नहीं है। इस बात को देखते हैं कि जैसे देखिए कि जो
यहाँ जो कोसेक एक्स बना था वो क्या एक सिंगल यूनिट बना था, क्या साइन एक्स से कोसेक्स बना है, जबकि ये जो टेन एक्स है साइन और कॉस से दोनों से मिलके बन रखा है। ये भी कॉट जो है कॉस और साइन से मिल रखा है। अच्छा, ये जो कॉट नीचे है, अब देखिए लिखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा अच्छा से। ये जो एफ एक्स इक्वल टू जो लिख रखे हैं टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो टेन एक्स डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होना पड़ेगा। ये बात आप मानते हैं? आपको cos x x इक्वल टू जब cos x इक्वल टू नॉट जीरो बनेगा तब 10x क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। समझ गए? cos x को भी जब cos x तभी डिफाइन होगा जब sin x इक्वल टू नॉट जीरो बनेगा। तो sin x इक्वल टू नॉट जीरो दोनों में बन गया, कोई बात ही नहीं था। तो ये बनेगा cos x इक्वल टू नॉट जीरो। तो cos x इक्वल टू जीरो कहाँ पे बनता है, cos जीरो कहाँ पे बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो क्या आ जाएगा, x का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2। ये इसका हो गया क्या, डोमेन। ये हो गया इसका डोमेन। अब इसका डोमेन चेक करते हैं। समझ गए? ये आपको gx के नाम पर क्या लिख रखा है, gx के नाम पर क्या लिख रखा है, 1 बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो क्या आएगा कि सबसे पहले कॉट डिफाइन होने के लिए पहले बात क्या समझिएगा कि आप 1 को तो भूल ही जाओ, 1 को क्या बोल रहे हैं, भूल ही जाओ। कि सबसे पहले कॉट को डिफाइन करते हैं। जैसे हम 10 को डिफाइन करने के लिए बोले cos x इक्वल टू नॉट जीरो, इसी तरह कॉट को डिफाइन होने के लिए क्या बोलेंगे, sin x इक्वल टू नॉट जीरो। इस बात को मानते हैं? अच्छा, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए cos को भी जीरो नहीं होना पड़ेगा। सोचो ना, इस फंक्शन को अब अभी क्या किए, ये जो sin x इक्वल टू नॉट जीरो थे, सिर्फ इसको किसको डिफाइन किया, सिर्फ और सिर्फ कॉट को डिफाइन किए। समझ रहे बात को, सिर्फ और सिर्फ किसको डिफाइन किए, कॉट को। जब अगर 1 बाई कॉट एक्स को डिफाइन करना है तो आपको cos x इक्वल टू नॉट जीरो रखना पड़ेगा। क्यों कि जब cos x x जीरो बनेगा cot x जीरो बनेगा, और cot x जीरो बनेगा तो gx अनडिफाइन हो जाएगा। तो फिर से बोल रहे हैं, अगर बोलेगा कि sin x इक्वल टू नॉट जीरो क्यों किए, तो सिर्फ और सिर्फ कॉट को डिफाइन करने बोले। हम आपको क्या बोले कि मार्केट में जितना भी फंक्शन है सबको डिफाइन करना है। समझ गए? तो इसके लिए क्या आएगा कंडीशन, आपको cos x इक्वल टू भी नॉट जीरो होना पड़ेगा। तो इसका डोमेन क्या क्या हो जाएगा कि x का हर एक वैल्यू ले लेंगे, तो सिर्फ लेंगे क्या नहीं, जहां पे साइन जीरो हो रहा तो क्या लेंगे नहीं, n पाई हटा लेंगे। समझ गए? n पाई हट गया, और साथ ही साथ 2n+1 पाई बाई 2 को भी क्या करेंगे, हटा लेंगे। समझ गए बात को? तो ये आपका क्या दोनों का डोमेन सेम है। यहाँ पर n पाई हटाने का मतलब sin x इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पर 2n+1 पाई बाई 2 हटाने का मतलब cos x इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये क्या हो गया, दोनों का डोमेन सेम नहीं था, इसलिए क्या हो गया, नॉट आइडेंटिकल में चला गया। ये देखिए फिर से वही बाई डिफिनेशन दोनों सेम है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 बाई कॉस एक्स, दोनों का डोमेन सेम हो जाएगा। देखो अब दोनों का डोमेन सेम हो गया, cos x इक्वल टू नॉट जीरो, cos x इक्वल टू नॉट जीरो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2। समझ गए? तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब इसको देखते हैं क्या एफ एक्स का डोमेन क्या 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 होगा। हाँ तो देखिए, अब हम क्या बताए थे, पहले एफ एक्स का देखते हैं। तो क्या है, दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हम बोले थे क्या कि अलग अलग का डोमेन को डिफाइन करके उसका इंटरसेक्शन ही अपना को क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो देखिए cos x का तो ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, cos का याद भी है, डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। cot x का जो डोमेन होता है क्या होता है, यहाँ पे cot x को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो cot x का डोमेन क्या बताए थे आपको कि साइन बाई कॉस, सॉरी कॉस बाई साइन, साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो n पाई पे नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, एफ एक्स का डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई आ जाएगा। और यहाँ पर भी डोमेन वही आ जाएगा। हाँ कॉटिक तो यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कॉटिक को डिफाइन करेगा। तो दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। ये पता चल रहा कि यहाँ पर ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। हाँ समझ गए ये बात को? अच्छा, अब नाउ दोनों का डोमेन क्या आ गया, दोनों का डोमेन क्या आ गया, सेम आ गया। समझ गए? दोनों का डोमेन क्या आ गया, सेम आ गया कॉटेक्स का, क्योंकि डिफाइन यही, डर इसी पे, इस पे तो कोई डर ही नहीं था कॉस पे, कॉस का तो ऑल रियल नंबर होता है, डर इस पे था क्योंकि ये दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से क्या होता है, डिफाइन करते हैं। समझ गए? बता रखे हैं डोमेन कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिगोमेट्रिक का ग्राफ पढ़ा रहे थे तब। इसके बाद देखते हैं क्या, रेंज के बारे में देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डोमेन को पुट कर रख के क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एफ एक्स को सॉल्व करते हैं। नाउ
एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या कि कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या देखो जी एक्स के बराबर ही बन गया, देखो ना जी एक्स के बराबर। तो क्या आ गया बेटा, दोनों का डोमेन तो सेम ले लिए थे, और इसका जो फेस है, जो एफ एक्स है, मन की आंखों से देखिएगा तो वही जी एक्स भी बन गया, सॉल्व किया तो मन की आंखों से वही बन गया। तो क्या इसके मतलब क्या हो गया कि हो गया आइडेंटिकल, दोनों तो सेम फेस ही दोनों का सेम हो गया। अलग बात है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा एक दो स्टेप, बट दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, समझ गए। तो क्या हो गया, ये आइडेंटिकल के घर में आ गया। क्लियर है आपका। अब देखिए इसको बनाते हैं छठा नंबर। क्या है, डोमेन तो आपका सिग्नम के लिए ऑल रियल नंबर होता है, आपको याद ही है, समझ गए कि एक्स आप पॉजिटिव देते चले जाओ तो 1 आ जाएगा, एक्स आप निगेटिव देते चले जाओ तो -1 आ जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। हाँ समझ गए। तो अच्छा बताइए कि एफ एक्स का डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, और साथ ही देखिए यहाँ पे साइन और कॉस मिलकर बना हुआ है, तो इसका भी डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। अब देखते हैं क्या कि सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस इसको जो इनपुट मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, समझ गए। एक्स स्क्वायर क्या है, कभी भी इसको माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कुछ रख दो, ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा +1 क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एक्स का जो आउटपुट है वो कितना आ जाएगा आपका, एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखते जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, जी एक्स भी क्या बनेगा, 1 ही बन गया। यानी दोनों एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी रख लो। तो क्या क्या ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा, तो कहेगा ग्राफ बनाओ, अरे भैया हर एक चीज का ग्राफ बना पाना पॉसिबल नहीं है, समझ गया बात। लेकिन इतना आइडिया मिल रहा कि एक्स अगर कुछ भी देते जाएंगे ये 1 ही देगा। जैसे बोला अगर तुम कंपेयर कर रहा होगा, अच्छा आप तो साइन एक्स कॉस एक्स में बोले थे कि ग्राफ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो कहाँ कहे थे कि दोनों एक वैल्यू पर एक ही साथ आ जाएगा। जैसे ग्राफ तो क्या साइन 60 कितना हो गया था आपका, √3/2, जबकि कॉस 60 1/2 हो जाता है। और यहाँ पर क्या एक ही एक्स के वैल्यू के लिए कॉस और साइन दोनों अलग अलग हो गया था। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू तेरा मर्जी कुछ भी रख ले 1 ही आएगा, तो ओवरलैप कर गया ना ग्राफ, तो क्या बन गया, ये आइडेंटिकल बन गया। क्लियर है आपका। आपका जेईई मेंस में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन पूछ रखा है, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन, समझ गए, ये जेईई मेंस का है। हाँ यही जेईई मेंस का अभी तक का, और भी कोई था क्या, नहीं सिर्फ यही जेईई मेंस का था। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डर कहाँ पे लग रहा है आपको डोमेन के लिए, 10 के लिए, क्योंकि इसका तो ऑल रियल नंबर होगा। हाँ तो ऑल रियल नंबर मतलब लाइन ही आ जाता है, हाँ ऑल रियल नंबर पर डर यहाँ पे लग रहा, तो बताए थे 10 का क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉस कहाँ पे अनडिफाइंड, कॉस 0 कहाँ पे बना लेता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। इसमें भी डर वहीं पे है, तो इसका भी डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। अब क्या करते हैं नाउ, अब इसका रेंज चेक करने के, तो रेंज चेक करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, समझ गए। तो एफ एक्स को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिख लेगा, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर के साथ में लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। तो क्या जगह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कोई मत ये मतलब कि अच्छा एक बात आप बताए थे ना, याद है आपको कि इसको इसको सट उड़ाने के लिए cos x = नोट 0 रखना पड़ेगा, ये पहले ही हम लोग रख चुके हैं, अपना डोमेन भी डिफाइन कर रहे हैं। हाँ इसलिए cos उड़ा सकते हैं। तो क्या आ गया, मन की आंखों से देखिएगा तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच गया, जो कि जी एक्स के बराबर ही है। तो दोनों का फेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए क्या बन गया, आइडेंटिकल बन गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए अब इसको 8वां नंबर बनाते हैं। क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, जबकि जी एक्स इक्वल टू क्या है 1। बाय डिफिनेशन दोनों का रेंज 1 ही होगा, समझ गए। आप x का वैल्यू कुछ भी रखो, ये x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x का वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगा, जी एक्स का वैल्यू तो 1 ही होगा, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो 1 होता ही होता है, समझ गए। लेकिन क्या x के हर एक वैल्यू के लिए होगा, x के हर एक वैल्यू के लिए होगा,
तो गलत है। x के हर एक, ये नीचे वाला पार्ट क्या है कि x के हर एक वैल्यू के लिए होगा 1 होगा, क्योंकि x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको क्या, इसको यहां से क्या मतलब कि एक रखो चाहे दूर रखो, तो 1 ही होगा भैया, कांस्टेंट है। जैसे आपको फील करवाते हैं कि अगर मान के चलिए gx इक्वल टू होता है 2x + 1, तो x जैसी जैसी चेंज करते हैं वैसे वैसे ये भी चेंज होता। ये बात फील करें, यहाँ दूर रखते तो इसका कुछ और वैल्यू होता, 3 रखते तो कुछ और वैल्यू होता। जब यहाँ पर 1 ही है, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो भैया तू कुछ कर, उससे हमको क्या लेना देना। हाँ, ये अपना पड़ोसी वाला बात हो जाता है। हाँ, तो कुछ कर, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, तू बर्बाद हो जा। समझ गए बात को, ये बात फील कर रहा ना। तो x के हर एक वैल्यू के लिए 1 है, तो ये sec² x - tan² x 1 होता है। आप रट्टा मार के बैठे होंगे कि 1 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस वक्त आप ये जानते नहीं कि x के हर एक वैल्यू के लिए क्या 1 होगा, तो ये गलत है। x के हर एक वैल्यू के लिए 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि sec² x क्या बनता है, 1/cos² x से बनता है, और ये भी क्या बनता है, sin² x डिवाइडेड बाई cos² x। तो आपको tan या sec बनाने के लिए cos को भी डिफाइन होना पड़ेगा, ये फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा। तो जो 4 हम fx के लिए सॉल्व करते हैं, 4 fx के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ये 1/cos² x आएगा, यहां पर sin² x डिवाइडेड बाई cos² x। तो इसका जो डोमेन होगा वो cos x इक्वल टू नॉट 0 बनना चाहिए। यहाँ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, cos x इक्वल टू नॉट 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। तो क्या दोनों का डोमेन सेम हुआ? नहीं, इसका जो gx का डोमेन है, हाँ, जो gx इक्वल टू 1 है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो क्या दोनों का डोमेन सेम हुआ? नहीं। कभी भी देखें tan और cot, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि सबका तो रेंज, आपको डोमेन तो याद ही याद करवा रखे ना कि डोमेन सबका क्या होता है। तो डोमेन दोनों का अलग अलग, ये क्या बन गया, नॉट आइडेंटिकल के केस में चला गया। क्लियर है आपको? अच्छा, अब इस पे फोकस करते हैं। आपको सबसे पहले fx पर फोकस करना है कि ये जो log है, ये तो कोई बात ही नहीं, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये तो पॉजिटिव है ही, कोई फोकस नहीं करना। यहां पर क्या हो सकता है बेटा कि यहां पे x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सही बात, सही बात, और x इक्वल टू नॉट 0 भी होना चाहिए। सॉरी, ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए, x इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए। समझ गया? मतलब कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर कर रहे हैं क्या, इसका 0 से इन्फिनिटिव एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, समझ गया, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। अब देखना gx के बारे में सोचते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि आप 1/समथिंग भूल जाओ, 1/समथिंग भूल जाओ, सिर्फ आपको नजर पड़ना चाहिए क्या, log x e। तो इसके लिए बेस तो डिफाइन है, कोई बात नहीं। ये वाला क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आप सिर्फ किसको डोमेन डिफाइन किया बेटा, सिर्फ log x टू द बेस e के लिए। अब सोचो कि gx को डिफाइन करना है, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो नीचे 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1 नहीं देंगे तो 0 नीचे नहीं बनेगा। मतलब दोनों का डोमेन सेम हो गया, दोनों का डोमेन सेम हो गया। अच्छा, जब डोमेन दोनों का सेम हो गया तो क्या दोनों का रेंज सेम है? तो बाय डिफिनेशन हम बोले थे कि लॉग को अगर ऊपर ले जाएंगे तो नंबर और बेस क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। बाय डिफिनेशन ये आपको बता रखे हैं, समझ गए कि ऊपर से नीचे लाइए तो डोमेन बेस और नंबर को क्या कीजिए, आप चेंज कर लीजिए। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो क्या बन गया, log e टू द बेस a। तो क्या बन गया, ये fx के बराबर ही बन गया। तो क्या दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का चेहरा सेम है, तो क्या हो गया बेटा, ये आइडेंटिकल के घर में आ गया। समझ गए बात की, आइडेंटिकल के घर में आ गया। क्लियर है सब कंसेप्ट? इस पे सोचा जाए, सोचा जाए। इसको बात पर दोनों क्वेश्चन सेम ही लिख दिए क्या? अच्छा, थोड़ा सा अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर के लिए बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। पहले बात, दोनों बाय डिफिनेशन सेम है, लेकिन इसे ये नहीं कर सकते कि डोमेन रेंज सेम होगा, ये बात नहीं बोल सकते कि डोमेन सेम होगा। समझ गए? सबसे सुंदर एग्जांपल साइन कॉस। हाँ, और बहुत एग्जांपल बता चुके हैं कि दोनों चेहरा सेम होने का मतलब डोमेन रेंज बाय डिफिनेशन सेम है तो नीचे ना। और सबसे पहला एग्जांपल तो वही लिए थे कि log x² और 2 log x, बाय डिफिनेशन तो सेम था बट दोनों अलग अलग हो गया था। समझ गया? इसको डिफाइन करने बेस तो सही है, कोई बात नहीं। gx के लिए पहले देख लेते हैं। तो x क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, तो सही है। तो क्या आ गया, ऑल रियल नंबर नहीं, x का वैल्यू क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटिव। सही है? यहां देखिए, यहां देखते हैं, समझ गए? ये फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन को, सिर्फ नीचे वाला पार्ट को।
ये तो पहली बात कि कभी जीरो नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो जीरो तो नहीं होगा। तो माने जी एक्स तो डिफाइन है, जी एक्स तो डिफाइन है, बट ये अबर जो है कहाँ बैठा हुआ है? एक्स पे बैठ गया। तो बेस में क्या होना चाहिए? बेस तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ बेस इक्वल टू नोट 1 भी होना चाहिए। तो क्या दोनों का डोमेन सेम है? नहीं, इसमें कहीं नहीं बोला कि एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। तो दोनों का डोमेन क्या हो गया? अलग अलग, इसलिए नोट आइडेंटिकल के घर में आ गया। क्लियर है? क्लियर ना? आगे बढ़े, आगे आए, चले अब यहां चेक करते हैं। ये तो बहुत आसान है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा आसान है। एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। हाँ, माइनस इन्फिनिटिव छोटा रूट, यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। हाँ, इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ क्या सोचना पड़ेगा बाबू? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो दोनों का अबर क्या, इसका जो डोमेन आएगा दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2x का वैल्यू, इसमें क्या बताए थे कि आप इसका डोमेन, इसका कॉमन पार्ट को देखेंगे। हाँ, तो क्या आ गया? ऐसे ही पता चल रहा है कि दोनों का, एक बोल रहा है कि 1 से बड़ा, एक बोल रहा है माइनस 1 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 से बड़ा। हाँ, कर ही लेते हैं। हाँ, ये आ गया -1, ये आ गया 1, तो बोल रहा है -1 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा, तो आ गया ना। ये डोमेन इसका क्या आ गया? 1 से इन्फिनिटिव। क्या दोनों का डोमेन सेम है? नहीं, तो नोट आइडेंटिकल के घर में चला गया। समझ गए? नोट आइडेंटिकल। इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये आइडेंटिकल के घर में आ जा रहा है, समझ गए? ये आइडेंटिकल के घर में है। क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -1 से 1। ये डोमेन हो गया। इसका देखते हैं क्या? 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और ये तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हाँ, तो देखते हैं इसका, ये हो गया -1, ये हो गया 1। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 से कम, ये क्या बोल रहा है? 1 से कम, और ये क्या बोल रहा है? -1 से ज़्यादा। तो क्या ये आ गया? तो x का वैल्यू क्या आ गया? -1 से 1। तो दोनों का डोमेन सेम। तो क्या इतने पे आइडेंटिकल बोल सकते हैं? ना नहीं बोलेगा, पक्का से। अब देखते हैं कि देखो ना, इसको अगर ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और 2 अंडर रूट है। हाँ, और दोनों पॉजिटिव है, तो डोमेन को डिफाइन करने तो दोनों पॉजिटिव है। क्या दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं? सर जी एक्स को ये लिख नहीं सीख सकते हैं? देखो ना कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको एफ एक्स ही बोल सकते हैं। तो दोनों का डोमेन सेम और चेहरा दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिकल आ जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए अब इसको देखते हैं क्या आइडेंटिकल है या नहीं है। समझ गए? आइडेंटिकल है या नहीं है। तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले डोमेन और रेंज डिफाइन करते हैं, सॉरी डोमेन डिफाइन करते हैं कि डोमेन है क्या। तो पहले एफ एक्स का देखते हैं। तो किसी चीज़ पर ई पर पावर हम बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो ग्राफ ऐसा होता है। हाँ, ई का पावर एक्स के लिए ये होता है। तो हम बोले थे इसमें कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो कुछ भी इसके सर के ऊपर ना, ई के सर के ऊपर ना कुछ भी रहे, वो डिफाइन है। वो क्या है? डिफाइन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पर इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा डोमेन, हो जाएगा डोमेन ऑल रियल नंबर पक्के से। अच्छा, ई तो पता है कि ई का पावर कुछ भी रहे वो तो डिफाइन होगा। तो लेकिन जो ई के पावर में बैठा है वो डिफाइन है, वो भी चेक कर लेते हैं। ई के पावर में कोई बैठा हुआ तो डिफाइन है, उससे अपने को कोई डर नहीं है। लेकिन जो बैठा हुआ वही मान के चलो अनडिफाइन हो जाए। जैसे बताते हैं आपको और छोटा सा एग्जांपल से कि ई का पावर 1/x, हम ई का पावर को तो 1/x को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट किसको नहीं कर रहे हैं? एक्स का वैल्यू 0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो इसको चेक करते हैं। तो जो इसके सर के ऊपर बैठा हुआ है वो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या दोनों को डोमेन सेम मिल रहा है? पहली बात अलग हो गया ना। अच्छा, एक बात नहीं तो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम तो क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं। हाँ, और आंसर मिला रहे हैं इसका। समझ गया? ई का पावर ln, यहाँ पर
ये क्वेश्चन है, हाँ ln e का पावर x ही है, बेस में कुछ है ही नहीं, ये नंबर के स्थान पे है, समझ रहे बात को, ये नंबर के स्थान पे है, ये नंबर के स्थान पर, बार बार बोल रहे हैं ये नंबर के स्थान पर, बेस में हम लिए यही नहीं, तो अब फिर बार बार ई पर एक्सेप्ट है। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये तो होता ही है ग्रेटर देन जीरो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो ना, ग्रेटर देन जीरो तो होता ही है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। किसका ग्राफ है, ई का पावर एक्स के लिए, तो तुम सोच रहे हो आप तो बताए थे ए का पावर एक्स के लिए, हाँ तो तुम वहाँ कॉपी देखना, नहीं का पावर एक्स बी सी को बोल रखे हैं, 2 का पावर एक्स बी सी को बोल रखे हैं, हमको बोलेंगे 100 पावर का एक्स बनाए तब पर भी इसी के लिए बना रखे हैं, और कैसे कैसे सब बता रखे हैं देख लेना, फिर से भूला गया है तो e का पावर x इसके सर के ln पर, इसके नंबर के स्थान पर कौन बैठा हुआ, e का पावर x, ये तो जीरो से बड़ा होता ही है, तो डर लग रहा क्या जीरो भी होता है, तो नहीं होता, आपको बोले थे कि जीरो को टेंड्स करेगा, जीरो होगा कभी नहीं, समझ गए। तो ex तो ग्रेटर देन जीरो होता ही होता है x के हर एक वैल्यू के लिए, x के हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है ये, तो दोनों का डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर। अब देखना fx को ही नाउ हम बोले थे अगर यहाँ पर बेस e है, अगर कुछ ना बोले तो बेस e ही रहता है, तो बेस सेम तो सीधा नंबर के बराबर हो जाता है, तो एफ एक्स इक्वल टू बाई डिफिनेशन ई एक्स आ गया, जो क्या है जी एक्स के बराबर है, तो दोनों का डोमेन सेम और दोनों का फेस भी सेम है, इसलिए क्या चला जाएगा, आइडेंटिकल के घर में आ जाएगा। समझ गए बात को। अब देखते हैं इसके लिए, पहली बात कि दोनों का डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर होगा एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। अब देखते हैं इसका रेंज निकालने के बारे में सोचते हैं, समझ गए इसका रेंज निकालने के बारे में। तो ये अच्छा, ये बात मानते हो कि इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा, -1 से 1 मतलब कि ये नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, ये जो जी एक्स है नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, और सबसे पहली बात है कि एफ एक्स नेगेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है तो नॉट आइडेंटिकल, डोमेन तो दोनों का सेम था, बट ये नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, ये नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, समझ गए। तो क्या बनाएंगे, एफ एक्स जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जी एक्स क्या हो गया, आपको अच्छा से लिख देते हैं कि जी एक्स का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, -1 से 1 आ जाएगा, जी एक्स का जो रेंज आएगा। तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, निगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट नेगेटिव एक्सेप्ट बिकॉज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, डोमेन तो सेम हुआ था बट समझ रहा ना, तो नोट आइडेंटिकल के घर में चला गया। ये तो बहुत आसान है, हाँ ये तो बहुत आसान है। देखते हैं पहले एफ एक्स के लिए देखते हैं, हाँ पहले एफ एक्स के लिए देखते हैं। तो एफ एक्स के लिए आपको क्या होना पड़ेगा कि x + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सॉल्व करने के लिए मत बैठ जाना कि प्लस में तो इसको मैं इंटू कर देते हैं, अरे भैया सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, इसको डोमेन रेंज निकाल रहे हैं ना। तो x + 2 क्या होगा एफ एक्स के लिए, 4f(x), 4f(x) के लिए क्या होगा, x + 2 ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ x - 3 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा ना पक्के से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जो रूट बनेगा -2 और क्या बनेगा 3 बनेगा आपका। तो पहला बात क्या बोला, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है 3 से बड़ा। तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन आ जाएगा हाँ 4gx के लिए क्या आ जाएगा, x² - x - 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x क्या बनेगा, x + 2 x - 3, हाँ x + 2 और x - 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही देख रहा है, डोमेन तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, -∞ से -2 यूनियन 3 से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या डोमेन दोनों का सेम है, तो ये नोट आइडेंटिकल हो गया, हाँ इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन, हाँ 60 नंबर। सबसे पहले की बात कि x कहीं भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, हाँ डोमेन ऑल रियल नंबर, कोई बात नहीं। सिग्नम का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है भैया, हाँ तो डोमेन तो दोनों का ऑल रियल नंबर है, बोथ हैव सेम डोमेन, हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अलग अलग सॉल्व करते हैं, 4f(x) के लिए सॉल्व करते हैं इस तरफ, हाँ ये जेईई मेंस का पूछ रखा है क्वेश्चन, हाँ ये 4 जेईई मेंस या IIT का है सॉरी, हाँ gx के लिए सॉल्व करते हैं, हाँ करें सॉल्व। देखिएगा कि अपने को पता है मॉडुलस के बारे में तो सब जानता है,
बंदा बंदा जानता है कि एक्स इसको पॉजिटिव दो तो एफ एक्स को डिफाइन करते हैं, एफ एक्स को डिफाइन करते हैं कि जब इसको एक्स ग्रेटर दैन 0 देंगे तो ये एक्स स्क्वायर देगा, बोलो सही है। जब इसको 0 देंगे तो ये भी 0 देगा, बोलो सही है। तो एक्स स्क्वायर देंगे तो ये आउटपुट एक्स देगा ना, तो एक्स। और जब इसको एक्स लेस देन 0 देंगे, इसको लेस देन 0 देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर देगा, बोलो कि सही है। सही है, कोई दिक्कत? जी एक्स के बारे में सोचते हैं, बताना कि जब x ग्रेटर देन 0 देंगे तो ये आउटपुट कितना दे देगा? 1। अब बन क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर। जब इसको 0 दे दिए ये आउटपुट कितना देगा? 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। जब इसको x निगेटिव दे देंगे ये दे देगा -1, बना लेगा माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में क्या अंतर है बता दो मेरे को? कुछ नहीं। अरे दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का चेहरा सेम है। x के हर एक वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर आ रहा, बिल्कुल। एक्स के बारे में पॉजिटिव के लिए डोमेन में, हाँ अब ज़्यादा बोलना बेकार है, आइडेंटिकल में है, हाँ आइडेंटिकल में है। इसमें अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर था। इसका रेंज चेक कर लेते हैं। तो रेंज चेक करने के लिए एफ एक्स के पास जाते हैं और पूछते हैं इससे, हाँ इससे पूछते हैं कि तू कितना दे सकता है आउटपुट। तो ये बोला कि हम तो भैया 0 से 1 ही देंगे। ये क्या बोला? तो फिर पूछा कि तुम तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट तो खत्म हो गया, तो 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा? तो बोला कि हम तो 0 देंगे। मतलब इसका रेंज कितना हो गया? 0। आई होप कि क्लियर है। डोमेन दोनों का सेम है, रेंज इसका 0 आ चुका है। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट बोला 0 1 से, और 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। अब आते हैं जीएक्स भैया के पास। जीएक्स बोला कि हम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो बोला कि हम तो एक्स का वैल्यू कुछ भी दे दो, हम तो साला इंटीजर्स ही देंगे। सही। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलता है? अगर तुम हमको इंटीजर्स देगा तो हम तुमको 0 देंगे, बोलो सही है। समझ गया? हर एक फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहां पे होता है? हर एक इंटीजर्स पे वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या देगा? तो इंटीजर्स देगा। तो दोनों का रेंज क्या हो गया? सेम, हेंस आइडेंटिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, मैंने अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। समझ गया? हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, आपका आईएससी में आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, जो भी 12th का टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। समझ गए बात को? ऑब्जेक्टिव में आएगा और जेईई एडवांस मेन सब में आता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। समझ गए बात को? सर बार बार बोल रहे हैं क्या, ये फंक्शन जो टॉपिक है आपका ना, ये आपको ना मैथ से क्या करवाता है? फिल करवा देता है, बिल्कुल फिल करवाता है। अब फिलिंग को तो फिल ही कर सकते हैं। समझ गया? आपको मान चलिए हवा चलता है तो क्या करता है बॉडी में? क्या लगता है जब गर्मी बहुत लगता है और बॉडी में हवा लगता है तो क्या होता है कि फील होता है कि हवा चला। उसी तरह मैथ तो अगर समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फंक्शन ऐसा टॉपिक आप मान चलिए पैसेंस रख के मानते हैं कि बहुत पेचीदा आपका आया होगा, खास करके ट्रिगो वाला पार्ट, जो ग्राफ वगैरह पार्ट पढ़ा है, जो भी आपको पेचीदा लगा होगा, लेकिन अगर उसको समझ में आ रहा होगा तो लग रहा है साला क्या मैथ, क्या लॉजिक चल रहा है ये। अगर समझ में आ रहा होगा हर एक बात, ये भी इसी तरह ये टॉपिक है, बड़ा मजेदार आने वाला अगर समझ में आ रहा बात है तो। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ मैथ को ये टॉपिक चैप्टर ना फिल करवा देता है, कोई फार्मूला तो है नहीं, मैथ को ये फिल करवाता है बिल्कुल लव की तरह। समझ गया? लव तो फीलिंग ही होता है ना। बात क्या, मेरा फीलिंग को तुम समझ ही नहीं सकता है भाई। हाँ वही ये बात है कि मैथ पढ़ेगा तो फील ही होगा। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आप मानते हैं कि मेरा लेक्चर कोई पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर भी ना आपके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, मेरे को लगता है ना कि बन नहीं पा रहा है क्वेश्चन। आपको समझ रहे हैं बात को, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन लेक्चर देख रहे हो, अब प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रखे हैं कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए बार बार। समझिए, बार बार इस बात को फोकस बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स कीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बुरी तरह से बर्बाद होगे। समझिए, आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो आपका दिमाग शायद खोल दे आपका, कि मान के चलिए कि आप कुछ क्रिकेट वगैरह कोई गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, और बड़ा ही क्रिकेट का या फुटबॉल को, जिससे आपको क्रिकेट का एक एग्जांपल दे देते हैं कि मान के चलिए कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट देखे जा रहे हो, विराट कोहली किस कदर बैटिंग करा या रोहित शर्मा किस कदर बैटिंग करा, चलो विराट कोहली का उसमें भी ले लेते हैं कि फैन हो, तो आप देखो मान चलो टीवी पर बैठे हुए हैं और बड़ा गौर से देख रहे हैं कि इस शॉट को विराट कोहली यूं मारा, तो क्या आप एज इट इज उसी चीज को आप फील्ड में आप कॉपी कर सकते हो, आप भी वैसा खेलना स्टार्ट कर सकते हो, जबकि आप गेम तो देख रहे हो? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि विराट कोहली बनने के लिए उसके जैसा धूप में पसीना बहाना पड़ेगा।
समझ गए, उसका जैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेट पे जाके, तब आप विराट कोहली बन सकते हो। आप देख कर सोचो वो क्रिकेट सीख लें तब नहीं हो पाएगा। हाँ ये पता चल जाएगा कि हाँ बैट को यूं धोना जाएगा, यूं करेंगे, उसका जैसा आप कला आप घर पे भी करते रहोगे, यूं करते रहोगे, जो भी शॉट मारता है वो, बट ये सीख लोगे क्रिकेट सीख जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ के बात को। उसी तरह आप इसको मैथ से रिलेट कीजिए कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं हुआ कि आप मैथ सीख गए, आप मैथ को फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। आप देखते जाओ, लास्ट में अंत होते होते आपको बोर लगने लगेगा, क्योंकि पीछे का बहुत ज़्यादा यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, आप इसको रिलेट करो, हाँ को रिलेट करो, तब मजा आएगा कि हाँ बिल्कुल वही बात है कि आप क्रिकेट देख रहे हो, फाइन हो, समझ गए। हाँ लेकिन क्रिकेट जानने के लिए ये देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा कि कैसे खेलता है। इसलिए मैथ जानने के लिए, मैथ को जानने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेकिन मैथ को सीखने के लिए, खुद से बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बता रखे हैं कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। ये बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज आपको बहुत आसानी से बना सकते हैं, हर एक चीज को प्रूफ करके बता सकते हैं कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसका एंड होते होते आपको लगेगा कि बिल्कुल सच्चाई यही है, हर एक तरीका से इसको प्रूफ करके बताएंगे कि dy/dx करते हैं तो इंक्रीजिंग करते हैं तब भी क्यों वो कहलाएगा 1-1 फंक्शन क्यों होगा, वो अगर डिक्रीज इंक्रीज दोनों करेगा तो हर एक बात को आपको फिल करवाएंगे। मैथ को फिल, जिसको कहता है टच करना, जिसको बोलते हैं लविंग करना, दिखता नहीं है बट अंदर अंदर होते रहता है। समझ गया बात को। चलिए स्टार्ट करेंगे, भाषण देंगे बहुत देंगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला बैठ रहा है, बहुत बोलना पड़ेगा ना। हाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस या टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन 1-1 फंक्शन पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है इंजेक्टिव मैपिंग। आपको पहला क्लास में बता रखे थे क्या, मैपिंग और फंक्शन दोनों एक ही चीज है। तो IIT वाले ने 1-1 फंक्शन भी यूज किया है। अब 1-1 बोलकर बोल दिया तब पर भी मान लो कि वही है, इंजेक्टिव बोल दिया तब पर भी वही मानो, मैपिंग मांग रहा था अभी फंक्शन मान लो, फंक्शन बोला तो फंक्शन है ही है। समझ गए। आप एक बार अच्छे से डिफिनेशन पढ़ लो, क्या बोल रखा है पढ़ो, छोड़ो रहने दो, हम ही पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है, अब फंक्शन एफ ए से बी गया है, ए से बी इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। समझ गए। इफ ये बात समझिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, एक मतलब क्या बोला जाता है उसको, डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। बी का मतलब आप चाहें तो इसको बगल में कोडोमेन लिख सकते हैं। समझ गए बात को। एग्जांपल आप समझ रहे होंगे कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। समझ गए। ए एग्जांपल समझते हैं तो उसको बोला जाएगा 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग या 1-1 मैपिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। कि देखिए कि इस डोमेन में 1 2 3 4 है और इसके कोडोमेन में ABCD है, 1 को A से, 2 को B से, 3 के C से, 4 को D से। तो आपका डिफिनेशन क्या इस पर सूट बैठता है। पहली बात कि फंक्शन का डिफिनेशन आपको क्या करवाए थे कि एक का लफड़ा एक के साथ, तो उसको तो फंक्शन बोलेंगे। ये बात क्लियर है। तो एक का लफड़ा एक के साथ है, पहली बात तो फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, 1-1 है या नहीं। आज बात और बता देते हैं कि जो फंक्शन 1-1 नहीं होता वो मेनी 1 होता, जो फंक्शन 1-1 नहीं होता वो मेनी 1 होता। समझ गए। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। समझ गए बात को। देखिए क्या है कि 1 का A से मिला, 2 का B से मिला, 3 का, सबका एक एक डिफरेंट क्या है इसका, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एफ इमेजेज इन बी। तो आपका ये 1-1 फंक्शन कहलाएगा, बिल्कुल ये 1-1 कहलाएगा। हाँ आप लिख लीजिएगा, समझ गए। 1-1 फंक्शन ये कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखते हैं। अब ऐसा रहेगा कि डोमेन का हर एक एलिमेंट एक ही से लिंक होना चाहिए। अब आप ये आप पर छोड़ते हैं, क्या ये 1-1 फंक्शन है। पहली बात कि 1-1 फंक्शन का डिफिनेशन समझ में आ गया कि कोडोमेन का, सॉरी डोमेन का एक यूनिट तो बनना चाहिए और एक ही के साथ लफड़ा होना चाहिए, बिल्कुल एक, एकदम एक के साथ। उसका भी लफड़ा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समझ रहा, उसका भी लफड़ा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखना यहाँ पे क्या ये 1-1 फंक्शन है या मेनी 1 है। जो 1-1 होगा वो तो 1-1 होगा, जो 1-1 नहीं होगा वो मेनी 1 होगा। क्या ये 1-1 है या मेनी 1 है। कैसे मेनी 1 है, है ही एक का लफड़ा एक ही के साथ है। डी तो छूट गया भैया, छोड़ दो ना,
अपना फोकस करो ना डोमेन पे। डोमेन क्या बोला है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज बनना चाहिए वो डिफरेंट के साथ बनना चाहिए। वो क्या बनना चाहिए? डिफरेंट। तो 1 का डिफरेंट के साथ है, ए के साथ है, 2 का अलग के साथ है, 3 का अलग के साथ है। तो डोमेन का सारा तो डिफरेंट इमेजेस तो बना लिया। ये तो बोला ना, ये थोड़ी बोला है कि को डोमेन का एलिमेंट छूटे ना छूटे उससे अपने को क्या लेना देना। डोमेन का तो हर एक एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट जो है वो अलग अलग इमेजेस को डोमेन में बना तो लिया। तो 1-1 फंक्शन है 1-1 फंक्शन। समझ रहे बात को? तो अगर को डोमेन में छूट जाए उससे मतलब अपना फोकस क्या करना है कि को डोमेन का एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस क्या बनना चाहिए, इसमें बनना चाहिए। तो ये 1-1 फंक्शन है, लिख लीजिएगा कि 1-1 फंक्शन है। और डोमेन समझिए, को डोमेन समझ ही रहे, रेंज भी समझ ही रहे क्या होता है। हाँ यही, इसमें डोमेन 1 2 3 को डोमेन। अब बोलते हैं क्या कि जो डोमेन के साथ इमेज बना लेता है उसी को रेंज बोला जाता है। ये सब पता है आपको क्या? ये इसे तो लिख दिए हम कि ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। पहली बात क्यों नहीं होगा कि क्या कि डोमेन का क्या डिफरेंट, पहली बात तो फंक्शन होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन होने के लिए कि डोमेन का लफड़ा 1 के साथ होना चाहिए। चलो 3 का 1 के साथ है, 4 का, लेकिन इसका लफड़ा 2 के साथ हो गया। हाँ, लेकिन आपको 1-1 फंक्शन के लिए क्या याद रखना है कि डिफरेंट इमेजेस बनना चाहिए। तो क्या 3 के लिए भी सी बना, अब 4 के लिए भी सी बना, तो क्या डोमेन का डिफरेंट इमेजेस बन गया। 3 के लिए भी बोल रहा है सी और 4 के लिए भी बोल रहा है सी, तो डिफरेंट इमेजेस नहीं बन पाया। इसलिए क्या हुआ, ये 1-1 फंक्शन नहीं बन गया। समझ गया? इसलिए क्या बन गया, ये मेनी 1 फंक्शन बन गया। क्लियर है? ये अच्छे से क्लियर है कि डोमेन का डिफरेंट इमेजेस, इसमें डिफरेंट इमेजेस नहीं बन पाया। अगर को डोमेन में एलिमेंट छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। समझ के बात को? डिफरेंट इमेजेस के लिए इसमें छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं। पूरे तरीके से क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है कि डोमेन का डिफरेंट इमेजेस क्या बनना चाहिए, को डोमेन में बनना चाहिए। अब सीखते हैं कि कौन सा फंक्शन, चेक करना, अब तो भाई डिफिनेशन सीखे ना, अब फंक्शन को कैसे पहचाना जाएगा। तो इसका 3 मेथड है, समझ गए? फर्स्ट मेथड, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट और सेकेंड तो बकवास है, जो सिर्फ जानेंगे और भूल जाएंगे। बट जो थर्ड है वो आपको करोड़ों का फायदा वाला देने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार। तो उसका अलग ही कुछ थ्योरी है। हाँ, बट रटने वाला कोई चीज़ नहीं है बेटा, रटने वाला कोई चीज़, बस स्टोरी बताने का मतलब क्या है कि आपको फील होगा कि हाँ यही सही है। ऐसे लगेगा कि बोल देंगे dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 1-1 फंक्शन का लगेगा, तो लगेगा रट्टा मार के रखना है। बट जब फील करोगे ना कि बात यही जो बात है सही है, कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो बोलेगा 2 और 2 5 होगा, तो मान लोगे नहीं, क्योंकि तुमको उस बात का फील हो चुका है। जबकि कोई सच्चाई नहीं है, हम 2 को 3 मान के चलेंगे तब, लेकिन उस बात को फील हो चुका है, बचपन से जानते हैं। इसी चीज़ को फील करवाने के लिए आपको वो सब सारा इतना थ्योरी पढ़ाया जाता है। ये तो जानते हो, जितना डिटेल आपको भी पता है कि जितना हम चैप्टर पढ़ाते हैं, हर एक चैप्टर को 5 से दिन से ज़्यादा नहीं जाने दें। हर एक चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन, उससे ज़्यादा नहीं जाने दें। बट आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं कि नहीं, चलो आप एक यहाँ तक पहुँच जाएँ कि कोई भी एग्जाम निकाल सकें एडवांस के लिए। इसीलिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अलग से करवाते हैं, क्लास में भी पढ़ाते हैं तो अलग से पढ़ाते हैं। एडवांस का सीट अलग से, भैया जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है वो ना आओ। बट कॉपी पढ़ा देने, सिर्फ लेक्चर पढ़ लेने से आप लोग भी पैसेंस रखकर पढ़ लीजिएगा, तो आप आने वाला हर एक एग्जाम को अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, विराट कोहली का एग्जाम्पल आप लोग बार बार सोचते रहिएगा, जो एग्जाम्पल दिए हैं बड़ा फायदा करने वाला है। समझ गए? तो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको। समझ गए? इतना तो आपको हम पहुंचा देंगे कि आप निकाल सकते हैं, बट प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आप ही को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बार बार बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बेटा। समझ गए? चलिए सीखते हैं कि कैसे पहचाना जाता है। तो बस जान लो, हाँ कोई इसके याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ देखते हैं हाँ कि लेट, फर्स्ट मेथड क्या है कि लेट x1 x2 दो डोमेन का वैल्यू है जो डोमेन से रिलेट कर रहा, बिलोंग्स कर रहा। देन फाइंड f of x1 f of x2, ग्राफ आपको दे देगा, उसमें f of x1 x of x2 निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो। अगर x1 बराबर x2 हो जाएगा तो वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। हाँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। क्या बोल रखा है, fx इक्वल टू आपको दे रखा है, क्या बोल रहा है f of x1 और f of x2 निकालने के लिए, तो f of x1 निकालते हैं और दोनों को बोल दिया कि बराबर कर दीजिएगा। मैंने सिंपल क्या कर देते हैं, f of x1 और f of x2 क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो f of x1 बोलने का मतलब क्या है कि x के स्थान पर x1 रख देते हैं, क्या आ जाएगा 4x1 + 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4x2 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो क्या आ गया 4x1 इक्वल टू 4x2, मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 हो गया, x1 बराबर x2। क्या बोला था, दोनों को बराबर कर लीजिए, पहले तो ये निकालिए, उसके बाद दोनों को क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। हाँ, दोनों को बराबर करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो आप फंक्शन को बोल सकते हैं। तुम सोच रहे हो ये क्या लिखे हैं आप, ये तो समझ में आ गया, ये क्या लिख रखे हैं आप, तुमको बताते हैं कि इसके मतलब लिखते थे क्या, कि जो फंक्शन है a और b को क्या करता है, रिलेट करता है, जिसमें ये वाला बात क्या रहता था आपका बेटा, डोमेन रहता था, याद आ रहा, ये वाला क्या रहता था, कोडोमेन। तो इसका बोल रखा है कि डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या होगा, इसका रियल नंबर। समझ गए, तो ये बात हेंस लिख लीजिएगा, हेंस fx इज अ 1-1 फंक्शन। याद रहेगा आपको कि क्या करें, जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर लीजिए, और x1 बराबर x2 आ गया बराबर, तो क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये भी R2 आ रहे हैं, तो पूछ रहा है कि 1-1 फंक्शन है या नहीं है। हाँ, तभी आपको तरीका क्या बताए थे पहला में, कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या कीजिए, f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 पूछने का मतलब कि x1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो लिख लीजिएगा हेंस इट इज 1-1 फंक्शन। दूसरा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो क्या आ जाएगा, e पर पावर x1 इज इक्वल टू e का पावर x2, बेस बेस बराबर, तो पावर पावर बराबर, हेंस इट इज 1-1 फंक्शन। x क्यूब है ना, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आ जाएगा, तो x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब। अगर दोनों का होल क्यूब करने पर बराबर आ रहा है, दोनों का होल क्यूब करने पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो सब क्या आ गया, 1-1 फंक्शन आ गया। समझ गया बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड देखिए क्या सकते हैं, हाँ, कि कोई भी अगर ग्राफ है, आपको फंक्शन के अंदर बताए थे क्या, कि ग्राफिकल में क्या बताए थे, कि कोई भी ग्राफ को अगर वर्टिकल लाइन खींचते हैं, हाँ वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करता है तो उसको क्या बोलते थे, फंक्शन बोला जाता था, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोला जाता था। उसका रीजन आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे थे। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्राफ को, हाँ, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं, हाँ, या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसके मतलब क्या हो गया कि वो क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। समझ गए, यही डिफिनेशन भी रखा है। क्या बोले, फिर से सुनना, कि किसी भी ग्राफ को अगर उसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो वह 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अगर 2 पॉइंट पे करता है, इसीलिए लिखना है अदरवाइज, तो वो मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या बेटा, बेटा आजा, समझ गए बात को। तो ये क्या करा भाई, इसको एक पैराबोला जानते ही आप, हाँ, इसको क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो क्या कर गया, यहाँ पर भी कट कर गया और यहाँ पर भी कट कर गया। समझ गए, अब इस बात को सीखते हैं। अरे फिर खींचा, तार खींचाइए, अरे 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 क्या कर रहा तुम, अरे बेटा कैसे सब लोग पढ़ेगा बताओ, तुम खींच लेता है तार को तो कैसे पढ़ेगा, नहीं ना खींचना चाहिए तार को। यहाँ बोलो सबको, यहाँ बोलो, कोई ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। देख लो सबको, बेटा मेरा को, बेटा मोच पर ना देते बेटा, तो तुम तार को खींचेगा तुम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेगा, क्या नीचे खेलेगा, तो तुम नीचे तो तार खींचता है मेरा, तार नहीं खींचना, ये पढ़ाएंगे कैसे हम। देखो फिर वही खींच रहा तुम। अरे इसको ले जाओ, कोई हमको पढ़ाने में गई है, खींचने दो, खींचने दो, लंबा तार है, कुछ नहीं होगा। अरे देखो फिर, अरे इसको ले जाओ, ले जाओ शिवम, ले जाओ इसको, खींचो नहीं ना बाबू, खींचो नहीं, चल जाओ, चल जाओ, भैया के पास चले जाओ, भैया के पास चले जाओ। धर लो अंदर, धर लो इसको, पढ़ाने दे ही नहीं रहा है। चल गया, देखना सर कैमरा ऑन था, अच्छा
हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ यही बोल रहे थे, हाँ यही बोल रहे थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या किया, अब इसका रीजन बताते हैं कि इसका परफेक्ट रीजन बनाते हैं कि क्यों 1 1 फंक्शन होता है। अच्छा ये पॉइंट आप मान रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये x मान चलिए यहाँ पर कुछ x होगा और यहाँ पर x कुछ होगा, दोनों x के ये x को क्या बोला जाता है, डोमेन मानते हैं, बस इसी तरह मान लेते हैं भैया, कुछ भी सच्चाई नहीं है। अच्छा चलो सच्चाई मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको -1 मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखना ये 1 पर ये वैल्यू क्या रहा, ये तो y इक्वल टू 1 खींच लिए, मान चलो y इक्वल टू 1 खींचे हैं, यानी कि मतलब कि यहाँ 1 है, मान लेते हैं ऐसा। ये 1 पे क्या वैल्यू आया है 1, और -1 पर वैल्यू क्या आया है 1, तो इसके मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि क्या हुआ, 1 और -1 के लिए जो डोमेन में को डोमेन में वैल्यू बना, ये दोनों के लिए 1 ही बना है, दोनों के लिए बनी। फंक्शन तो है, नो डाउट फंक्शन तो है, देखिए ना वर्टिकल लाइन खींच लो तो पता चल जाएगा कि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो फंक्शन तो है, बट ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर है कि ये क्या है, देख रहा ना कि दोनों पॉइंट पे, 2 पॉइंट के लिए एक ही ग्राफ पॉइंट आ रहा है वाई का, समझ गए। तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, समझ गए बात को, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे अब अगर आप बनाते हैं y इक्वल टू EX का बात करते हैं, समझ गए, फिर इसका मेथड देखेंगे कि क्या होता है। अब इसका बनाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, तो क्या रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, कि ये अगर कोई भी एक साइड से पॉइंट खींचे, कोई भी लाइन खींचिए, हाँ कोई भी लाइन खींचिए, देखिए खींच रहे हैं हम, इतना सारा खींच रहे हैं, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा, फिर आगे बताने वाले टेंजेंट वगैरह स्लोप वगैरह सब बताने वाले हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा, तो मतलब ये क्या होगा कि खींच लो, कहीं पर खींच लो तो क्या हो गया जी। तो मान के चलिए यहाँ पर जो कट किया है, ये एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट आया है वाई का, समझ गए, मतलब कि यहाँ पर मान चलो x का कुछ भी वैल्यू लिए, तो यहाँ पर क्या कुछ एक ही वैल्यू आया, तो इसके लिए क्या कहलाया गया, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसको कि हम लोग ग्राफ से चेक करते हैं क्या 1 1 फंक्शन है या नहीं है, समझ गए बात को। देखिए हम लोग 1 1 और पहचानते हैं ग्राफ से, हाँ समझ गए क्या क्या 1 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बनाने के लिए, समझ गए, तो हम लोग कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं बनाते हैं, ये -1 और ये कर लेते हैं -2। तो 1 कब 0 कब आएगा, जब 0 और 1 के बीच में रहेगा, जानते होंगे, हाँ ये कब आएगा, जब 0 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो 1 हमेशा आते रहेगा, इस तरफ ले लेते हैं 0, इस तरफ ले लेते हैं ये 1, हाँ ये 1 ले लेते हैं, समझ गए। -1 कब आएगा, -1 कब आएगा, जब -1 और 0 के बीच रहेगा, -2 कब आ जाएगा, -2 और -1 के बीच रहेगा। तो मान के चलिए कोई इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं, कोई भी खींच सकते हैं, तो कहेगा ना कि हम तो यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ इसके बीच में खींचेंगे, तो कहीं पर तो पॉइंट को कट ही नहीं करेगा, समझ रहा। तो ये सब नहीं करना, ये तो बात हो गया भाई कि सिक्का कुछ लो हेड टेल करने के लिए, तो सिक्का यूं लटका रह गया, समझ गया, तो एडी टेल नहीं आया, समझ गया, वो बात नहीं है, समझ गया। आपको ऐसा खींचा देखा, एक वर्टिकल लाइन खुद ही है, तो हम ऐसा लाइन खींचेंगे, देखो यहीं से पास करवाएंगे, तो इसको देखो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया ग्राफ को, बहुत पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया ना, बहुत पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तो ऐसा मत कोई बोलना कि यहाँ से क्यों नहीं खींचे, समझ रहे हैं ना बात को। आप खींचने का हम बहुत खींच सकते हैं, तो ये भी तो खींच सकते हैं, समझ गए। अब ऐसे भी खुद से फील करो कि 1 के लिए भी 1 आ रहा, 1.1 के लिए भी 1 आ रहा, देखो ना इतना अगर डोमेन बनाते हैं इसके लिए 1 1.1 1.2 डॉट 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 1.9 के लिए आउटपुट क्या आ रहा, 1 ही आ रहा, तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा समझाते हैं। दूसरा आपका क्या है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, मेनी वन हो जाएगा, समझ रहे, आपका मेनी वन होगा, देखो ना यूं 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 यूं, समझ रहे बात को। कोई खींचे कितना पॉइंट पर कट कर गया, हाँ तो एग्जांपल्स बता दें क्या तुझको, जैसे खींचनी 2.5 के लिए क्या बनेगा, 0.5 आउटपुट देगा, 3.5 के लिए क्या देगा आउटपुट, 0.5 ही देगा, समझ गया क्या आ गया, मेनी वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, ग्राफ भी सीखेंगे साथ ही साथ कि 1/x का ग्राफ अभी तक आप लोग सीखे भी नहीं है, समझ गए कि 1/x का ग्राफ भी क्या होता है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं ग्राफ। अच्छा सबसे पहली बात कि जो भी ग्राफ बनाएंगे हम डोमेन को डिफाइन करके बनाएंगे, जो भी ग्राफ बनाएंगे डोमेन को डिफाइन करके बनाएंगे, मतलब कि x का वैल्यू 0 तो नहीं देंगे, सबसे पहली बात कि इसके में x का वैल्यू 0 देंगे ही नहीं, तो 0 पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव की ओर टेंड्स कर जाएगा, ये बात समझ रहे हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, बस अंदाजा लेते हैं कि मान के चलो डोमेन का वैल्यू तुम बढ़ा रहा है, इसको 1 दे रहा है तो ये 1 है, जब 2 दे रहा है तो छोटा हो रहा, 3 देंगे तो और छोटा, 4 देंगे तो और छोटा, 10 देंगे तो और छोटा, 1000 देंगे तो और छोटा, करोड़ देंगे तो और छोटा,
मतलब कि अगर डोमेन को बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्राफ क्या होता रहा, घटते जा रहा, ग्राफ क्या हो रहा, घटते जा रहा। तो मतलब कि जब इन्फिनिटिव दे देंगे तो ये जीरो को टेंस करेगा, जीरो नहीं होगा, जीरो का क्या करेगा, ये टेंस करेगा। तो देखना ग्राफ कुछ यूं होगा इसका, समझ गए बात को, कुछ यूं होगा। देखो ना डोमेन को बढ़ाते जा रहे, ग्राफ घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा ग्राफ, समझ गए बात को। कहीं पे इस तरफ 1 होगा तो 1 के लिए कहीं पर यहीं में मिल गया होगा 1, समझ गया, 1 के लिए 1 मिल गया होगा। हाँ, इसी तरह अगर डोमेन को बढ़ाते, इसी तरह मान के चलो अब देते हैं निगेटिव पार्ट, जीरो तो देंगे ही नहीं, जीरो देखो ना, जीरो पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव को टेंस कर रहा है ग्राफ। देखो ना जीरो पे कहां पे है, इस तरफ, जीरो पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव इस तरफ ना, ग्राफ इस तरफ है, समझ गए। इसी तरह इसमें ये हो जाएगा आपका, समझ गए बात को, इस तरफ हो जाएगा। ये 1 1 फंक्शन है। हाँ देखो ना, कहीं भी खींचेगा तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। जैसे नीचे भी देख लेते हैं, आप -2 दो, -3 दो, -4 दो तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, जैसे कि हाँ समझ रहे हैं ना क्या होगा, जैसे क्या हो गया कि आपका डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे क्यों जा रहा है ना यार, और घट रहा है, -1/2 -1 और घटते ही जा रहा है, समझ गया बात को। और कोई भी लाइन खींचो, समझ गया, यही आ रहा है। देखो ना x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसके लिए आउटपुट मात्र 1 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो आउटपुट मात्र 1/2 ही आएगा, और कोई नहीं आ सकता, समझ गए। तो इसलिए क्या बन गया, ये 1 1 फंक्शन बन गया। क्लियर है आपकी बात। अच्छा ये अच्छा 1/x 2 बार लिख दिए, कोई बात नहीं। चौथा बना लेते हैं, क्या है 1/x²। इसके लिए भी ग्राफ नहीं जानते हैं, जीरो इसके लिए भी डिफाइन नहीं है, नहीं है। इसका ग्राफ आप क्या करते जाओ कि डोमेन को बढ़ाते जाओ तो बड़ा तेजी से डिक्रीज होते जाएगा और साइमेट्रिक बनेगा। जितना 2 के लिए बनेगा उतना ही -2 के लिए भी बनेगा, जितना 3 के लिए बनेगा उतना ही -3 के लिए बनेगा। और क्या होगा, ग्राफ इसका डिक्रीज भी होगा, समझ रहा है, ग्राफ क्या होगा इसका, डिक्रीज करेगा। सोचो ना 1 दिए तो इसके लिए 1, 2 दिए तो 1/4, 1/4 और घट गया, 3 दिए तो 1/9 और घट गया। मतलब कि डोमेन को अगर बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ क्या होता है, डिक्रीज होते जाएगा। तो डोमेन को बढ़ाते गए तो ग्राफ क्या हो रहा, डोमेन को बढ़ा रहे तो ग्राफ तो इंक्रीज हो रहा है ये, हाँ इंक्रीज है तो डोमेन को बढ़ाएंगे तो घटेगा। थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, समझ गए, यही इसी टाइप का है। इसको भी सिमेट्रिक बनाना है ना, इसको भी थोड़ा इस टाइप का लेते हैं, समझ गए बात को। देखो डोमेन को बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या रहा है, नीचे की ओर भाग रहा है, तो ये क्या हो गया 1/x²। और देखो ना इसको खींचो तो 2 पॉइंट पर करेगा ग्राफ को कट, देखो 2 पॉइंट पर कट कर गया तो क्या हो गया, मेनी 1 फंक्शन हो गया। ऐसे भी सोच लो, जो आएगा -1 पर वही आएगा 1 पर भी, हाँ तो ये हो गया आपका मेनी 1 फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये अब थर्ड मेथड देखते हैं, क्या कि dy/dx। हम समझते हैं कि dy, आप तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, लेकिन समझते हैं, आज तो लिखा हुआ मीनिंग ऑफ dy/dx। और ये जो है आपको अगर आधा भी समझ में आ जाता है तो खुश नसीब है, हाँ अगर पूरा समझ में आता तो बहुत, हम तो कोशिश करेंगे पूरे समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो आज का जंग तो जीत ही गया, साथ साथ आने वाला और लेक्चर के लिए जंग जीत गया। और साथ ही साथ कि यही बात जो सिखाएंगे, यही आज का लेक्चर का या फंक्शन का भी एक पार्ट हो जाएगा, जो मैथ को क्या करवाएगा, फिल करवाएगा। समझ रहे हैं, हम समझते हैं क्या है मीनिंग ऑफ dy/dx, समझ गए बात। अब देखिए dy/dx मतलब सिर्फ समझते जाना, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। तेरा मन में अगर क्रॉस क्वेश्चन आएगा अंत होते होते सब क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक लास्ट में ऐसा ट्रिक भी बता देंगे जिससे सब खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है, वो नोट में करके बात लिखा देंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया एक्स वाई और dy। हाँ इस कर्व देख रहा है, ये कर्व आपको एक बात थोड़ा सा और अलग से करके सिखाते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। मान चलो कोई भी कर्व है, हाँ ये मान के चलो कर्व है, इसको ले लेते हैं, यही कर्व को ले लेते हैं, समझ गया, यही कर्व को समझ गए बात। इस पर बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट, हाँ और भी इस पॉइंट पे टेंजेंट, इतना टेंजेंट खींच सकते हैं। और सब देखो एक्यूट एंगल बनाएगा, सब बना रहा है एक्यूट एंगल, हाँ इसको कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो ये अपना एक्यूट एंगल बन जाएगा। समझ ना, सब 0 और 90 के बीच में देखो है ना, 0 और 90 के बीच में, सब 0 और 90 के बीच में है, तो क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा हमेशा। इसमें से बहुत सारा टेंजेंट आपको यहाँ पर क्या कम से कम 4-5 तो बना के दिखा दिए टेंजेंट, जो कि सब क्या कर रहा था, एक्यूट एंगल बना रहा था। अब देखिए इसमें से एक को केस लेकर हम अच्छा से आपको बताते हैं कि मान के चलिए इस पॉइंट पे, समझ गए,
इस पॉइंट पे आपको क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं इस पॉइंट पे, समझ गए बात को। चाहे इस पॉइंट पे लेते हैं, ये भी पॉइंट तो कर्व का इस पॉइंट पे, हाँ ये पॉइंट पे, हाँ कर्व का पॉइंट है और ये वाई एक्सिस का ये नहीं, इसलिए पॉइंट ले लिए कि अपने को पता है कि 1, E होता है, समझ गए बात को। तो इस पॉइंट पे क्या कर लिए, एक टेंजेंट, ये क्या है अपना टेंजेंट है, समझ गए। अच्छा ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट एक क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे बनाए, समझ गया, एक पॉइंट पे। आप चाहो तो इस तरफ भी बना लेता, उससे कोई फर्क नहीं, ये पॉइंट अपने को नोन था इसलिए ऐसा कर लिए, समझ गए बात को, इसलिए नोन था इसलिए कर लिए। आप अगर चाहते तब पर भी पॉइंट निकाल देते। ये किसका ग्राफ बनाए हैं, y = e का पावर x के लिए ग्राफ बनाए हैं, समझ गए बात को, y = e⁻x के लिए ग्राफ बनाए हैं, समझ गए। तो ये अपना क्या आ गया, टेंजेंट। अच्छा अपना ये अपना परपेंडिकुलर रहता है, ये परपेंडिकुलर, तो जब इसको क्रॉस करेगा तभी तो ये 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा और जो थीटा रहेगा वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा तो 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज बोला जाता है। लेकिन कितना भी टेंजेंट बना लो, हाँ ये हमेशा क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ही बनकर रहेगा, समझ गए। आप किसी पे इस पे देखिए टेंजेंट बनाए हैं तो इस पे एक्स एक्सिस खींच लो, हाँ इसे इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, अपने को यहीं से पता लग रहा है कि जो थीटा बना रहा है, ये जो एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोला जाता है, स्लोप। फिर से बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है उसको बोला जाता है स्लोप। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ये समझ गए, ये अपना बन गया पॉजिटिव बना है, हाँ माने कि एक्यूट, आप चाहे तो एक्यूट लिख सकते हैं। ये क्या बना है, एक्यूट एंगल बना है, समझ गए बात को, एक्यूट एंगल बना है, समझ गए। तो जो आपका स्लोप बनता है उसको क्या बोला जाता है, tan थीटा के बराबर। आपको पहले भी बता रखे हैं, जो स्लोप बनता है वो किसके बराबर बनता है, tan थीटा बराबर लिख देते हैं स्लोप। स्लोप जो बनता है आपको बताए थे, स्लोप किसको बोला जाता है, सबसे पहले बताए होंगे कि इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या है आपका, जो कोई भी लाइन, तो टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है इट इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। अगर किसी भी इंक्लाइनेशन के साथ tan थीटा लगा देते हैं, किसी भी इंक्लाइनेशन के साथ क्या लगाते हैं, इंक्लाइनेशन से थीटा, और किसी भी इंक्लाइनेशन के साथ अगर tan लगा देते हैं इट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए m आता है, और स्लोप का ही दूसरा नाम है dy/dx। तो dy/dx का मीनिंग क्या हुआ कि dy/dx क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। dy/dx क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। किसी भी लाइन का क्या कहलाता है, तो आज के बाद सीख जाएगा, जो ऐसे हम लोग आज के बाद क्या सीखना है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन रहे उसका स्लोप पूछे तो आप dy/dx निकाल दो, वो आपका क्या कहला जाएगा, स्लोप कहलाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल से सिखाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि y = 3x + 2, अपने को पता है क्या कि x को कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है, स्लोप। हम इसका डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, तो क्या करते हैं, dy/dx करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x का 3 और कांस्टेंट का क्या आ गया 0, आ गया 3 स्लोप, समझ गए। तो आप क्या सीखे, मीनिंग ऑफ dy/dx। तो dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप, समझ गए क्या होता है अपने को, स्लोप। तो ये समझ गए। तो आप कोई किसी फंक्शन का आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, हाँ भाई आपका प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। दूसरा क्या, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तीसरा क्या होता है, cos x का क्या होता है, -sin x। चौथा डिफरेंशिएशन ex का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ex। और सिखा देते हैं 10 का सिखा देते हैं 5। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x। ये सब आपको जानना चाहिए, इसे तो पढ़ाएंगे ही, फिर तो प्रूफ करके बताएंगे cos x log x का 1/x क्यों होता है, समझ गए, फिर तो प्रूफ चलेगा। और आपको चेन रूल थोड़ा सा बता देते हैं, चेन रूल देखिए, जैसे sin x का क्या हो गया cos x, तो इसका नियम क्या बोलता है, मान चलिए फंक्शन को दिया रहा है sin x, तो इसके मतलब क्या हुआ कि dy/dx तो किए ही, तो क्या आ गया आपका cos x, और साथ ही साथ जो इसका एंगल रहता है इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है dy/dx। हाँ तो y का स्थान पर इसका क्या आ जाएगा x, ये क्या बन जाता है 1, तो इसलिए क्या बनकर आ जाता है cos x, समझ गए बात को। इसी तरह अगर मान के चल जाए, एग्जांपल लेते हैं कि y = sin x², इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग बड़ा तेजी से लिख लेंगे कि sin x² का डिफरेंशिएशन cos x²,
और जो एंगल है फिर से इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरह डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं e का पावर माइनस एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, e का पावर माइनस एक्स का तो माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन फिर से पहले क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और ए वाई का स्थान क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे माइनस एक्स कर लेंगे, तो माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये। समझ गए। यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन आपका क्या है, log x। इसके अलावा इसके स्थान पर कुछ भी रहेगा लिखने का तो वही लिखेंगे, लेकिन फिर से उसका डिफरेंशिएशन, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, क्या आ गया, log 2x + 3 का डिफरेंशिएशन। तो इसका बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है कि x रहेगा तो 1/x कर देंगे, इसका क्या आ जाएंगे 1/2x + 3। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं ना था, तो इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 2 और इसका 0, यानी कि 2 बाई समथिंग आ जाएगा। ये क्लियर है। मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स सीधा क्या बताता है, स्लोप बताता है स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे टेंजेंट था, तो टेंजेंट का स्लोप बताने के लिए कौन आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप समझिएगा इसे। तो ये जो टॉपिक है ना आपका, जो भी फिलहाल पढ़ा रहे हैं, आपको एओडी में भी पढ़ाएंगे, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तब। लेकिन एओडी कब पढ़ाएंगे, जब आपका पूरी तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ा रखेंगे, समझ गए, तब उसका जरूरत पड़ेगा। बट अभी तो डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, एओडी भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट लेना पड़ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, लोकल मैक्सिमा क्या था ये समझिएगा अच्छा तरीका से, यहीं से आंसर आने वाला है। डी वाई बाई डी तो समझ गए किसको बोला जाता है। हाँ, अब देखिए कि मान के चलिए कि ये बना लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ गए, एक्स और वाई, समझ गए। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि आसपास का, मैक्सिमम का मतलब क्या करे कि आसपास में जो भी है उससे सबसे बड़ा। हाँ, तो मैक्सिमम का बात ऐसे करते हैं, मान के चलिए यूं बात कर लिए, समझ गए। कोई पैराबोला टाइप का कर्व ले लिए, समझ गए, पैराबोला टाइप का क्या ले लिए, कर्व ले लिए। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी आएगा उसका स्लोप क्या होगा, 0। हाँ देखो ना, इसका स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस साथ एंगल ही नहीं बनेगा, एक्स एक्सिस का मान चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन ले लिए। हाँ, तो ये क्या एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाया, कुछ नहीं बनाया, 0 बनाया, तो tan 0 क्या होता है, 0। इसी तरह मान के चलिए इस पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, ये सबसे मैक्सिमम है, ये क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है सबसे क्या है, मैक्सिमम है। तो मानते हैं इस पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि tan 0, tan थीटा क्या बन जाएगा आपका, हाँ tan 0 बन जाएगा ना, स्लोप 0 हो गया बसरते। हाँ, आप ये समझ, अब समझ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से मतलब स्लोप लिख रहे हैं, समझ गए बात को, स्लोप लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्या आ गया, पैरेलल आ गया, एक्स एक्सिस से क्या आ गया, पैरेलल आ गया, तो 0 डिग्री बनाएगा। और ये भी टेंजेंट भी है आपका, और क्या साथ ही साथ ये टेंजेंट है। अच्छा, अब बहुत सारा ये, अच्छा अभी जो ग्राफ फिलहाल बताए थे, अभी जो ग्राफ ये आपको सिखाए थे, इस पर कोई भी टेंजेंट खींच रहे थे, ये टेंजेंट खींच रहे थे, एक्यूट बन रहा था, और ये थोड़ा सा खींचते हैं, ये थोड़ा सा खींचते हैं, ये भी क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा था। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये क्या कर रहा था, ग्राफ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, समझ गए बात को। अच्छा, ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहां पे देखो इंक्रीज कर रहा, और इस पार्ट में क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा, सॉरी डिक्रीज करने लगा। अब देखिए इस पे किसी भी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। हाँ, ज्यादा टेंजेंट तो नहीं बनाएंगे, बस आपको फील करवाएंगे कि देखिए एक टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, समझ गए। थोड़ा पेशेंस रख के बेटा समझ लेना, हाँ बड़ा काम का आने वाला चीज है। हाँ, ये आपका टेंजेंट हो गया। अब थोड़ा अच्छा से लाइन खींच लेना, समझ गया, अब खींच लेना, बात समझ रहा ना हमारा, खींच रहा। अच्छा, ये जो एंगल बनेगा, हाँ अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे 90 डिग्री यहां पे बनेगा, 90 डिग्री यहां बनेगा, तो 90 डिग्री क्या कर गया, क्रॉस कर गया, यानी कि जो थीटा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ऑब्ट्यूज बनने वाला है, ऑब्ट्यूज। तो मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, लेस देन 0 बनेगा, समझ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो स्लोप आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अच्छा, माने कि इस पॉइंट पर से कहीं भी खींचेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव बनेगा, यानी कि स्लोप क्या आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि थीटा क्या बन गया, ऑब्ट्यूज बन गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए इस पॉइंट पर से खींचते हैं, हाँ इस पॉइंट पर से, इस पॉइंट पे लेते हैं ये पॉइंट और ये खींचते हैं, खींच लिया ये बात। तो अच्छा 90 डिग्री आपका कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, इस पॉइंट पर अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो यहां बनेगा 90 डिग्री, दिख रहा। लेकिन जो एंगल बन गया इतना ही दूर पे बन गया, यानी थीटा जो बना ये क्या बन गया, एक्यूट बन गया। इसके मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहां क्या होगा, फिलहाल ग्रेटर देन 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स 0 कहां पे हुआ बेटा, यहां पे डी वाई, दुनिया में 3 ही चीज होता है, या तो 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। ये सारा चीज आपको बात समझ में आ गया। अच्छा, अब जो निगेटिव
या पॉजिटिव जो होता है वो रेफरेंस क्या लेता है, आपको रेफरेंस किससे लेता है, वो जीरो से ही लेता है। हाँ, अरे जीरो के आसपास यही होगा ना। अब देखो कि ग्राफ ये तो अभी जब फिलहाल ऐसे था तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा था, जीरो। और जैसे जैसे इसको हल्का यू मूव करते गए, देखो हल्का हल्का यू मूव करते गए, तो क्या हो गया, ग्राफ क्या होता गया, टेंजेंट क्या होता गया, निगेटिव बनते चला गया। समझ गया बात करता हूं? हाँ, ग्राफ क्या होते चला गया, निगेटिव होते चला गया। और इसको थोड़ा सा यू मूव करते चले गए, इस तरफ मूव करते हैं तो क्या बनते चला गया, पॉजिटिव बन गया। यानी कि रेफरेंस अगर हम इसको ले लेते हैं, रेफरेंस क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू ए, तो ए के इस तरफ इसका देखना, ये बीचों बीच कर लिए, रेफरेंस इसको माने, इसके इस तरफ पर कोई भी पॉइंट पर खींचो तो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। हाँ, इसके इस पॉइंट से, ये वाला जो पीक पॉइंट है जीरो जहां पे बना रहा है टेंजेंट, हाँ, इसी की तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, इसके इस तरफ कोई भी पॉइंट अपने मन से फिल करो। हाँ, ये खींचे, अगर ये खींचते हैं तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। उसी तरह अगर टेंजेंट इस तरफ खींचते हैं, इसके पॉइंट के इस तरफ, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव। मतलब कि a इसको मान रखें, x के लिए a मान रखें, बस ऐसे ही मान रखें। हाँ, तो अगर इसके लेफ्ट साइड, अगर इसका क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, इसके राइट साइड dy बाई डी एक्स निगेटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसके ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझते हैं। देखिए, ये आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा, इतना दूर जो पार्ट है ये क्या हो रहा है। अब देखना, आप कोई भी पॉइंट पर इस बात को फील कर रहे हो ना कि इसके ये x इक्वल टू ए के इस तरफ किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव। अच्छा, ये निगेटिव क्यों हो रहा है, कि इतना दूर से इतना जो ग्राफ है ये क्या हुआ है, इतना दूर से जो ग्राफ हुआ है ये क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। तो देखो, इस पॉइंट से ग्राफ करते गए तो इंक्रीज करते गया, इंक्रीज करते गया, इंक्रीज करते गया, इंक्रीज करते गया, इंक्रीज करते गया। तो अगर सिर्फ अगर इंक्रीजिंग पोर्शन पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा या तो स्लोप निगेटिव होगा। क्या होगा उस पर फिलहाल मेरा फोकस नहीं करना, क्योंकि वो आप टेंजेंट खींचकर पता कर लेना। बट इतना जरूर जानते हैं कि किसी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ पे अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, एक साथ दोनों नहीं होगा। बस इतना दूर का पार्ट का बात बता रहे हैं। अच्छा, ये इतना दूर का क्या हो रहा है, ये निगेटिव बन रहा, इतना दूर निगेटिव बन रहा, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो ग्राफ क्या किया है, डिक्रीज किया है, इसलिए क्या बन रहा, निगेटिव बन रहा। तो अब अगर ये पूरे ओवरऑल का ग्राफ का बात करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बन गया। समझ गया बात। अगर ओवरऑल ग्राफ का बात करते हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों बना रहे। इसके तरफ पॉजिटिव बना लिया, इसके तरफ क्या बना लिया, पॉजिटिव, इसके तरफ क्या बना लिया, आपका निगेटिव बना लिया है। समझ गए ये ग्राफ ऐसा क्यों, ये बात पता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव क्यों हुआ या dy बाई डी एक्स निगेटिव क्यों हुआ। अब दोनों एक साथ क्यों हो गया, क्योंकि एक कर्व बन गया, एक साथ इंक्रीजिंग भी हुआ, एक साथ डिक्रीजिंग भी हुआ है। तो अगर किसी भी ग्राफ में एक साथ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा वो फंक्शन हमेशा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। रीजन कि इसके पैरेलल लाइन खींचो, ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगा। समझ गया, ग्राफ को क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करता है। इसको अलग से सीखते हैं। मान चलो ये ग्राफ बना लिए, हाँ, और ये अपना मैक्सिमम था, मैक्सिमम पे था, इतना दूर मिटा दो, इतना दूर क्या करो, मिटा दो। ये पोर्शन क्या करता गया, इंक्रीज। अब लाइन खींचो, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्यों, या तो इंक्रीज कर रहा, अगर इतना दूर पार्ट का बात करते हैं, अब सिर्फ इतना दूर का पार्ट बात करते हैं, ये आपका चला गया भाड़ में। अब लाइन खींचो, अभी भी क्या ये 1 1 फंक्शन है, बट दोनों साथ में आ जाता है तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाता है। रीजन कि एक साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हुआ है। तो आज के बाद क्या सीखेंगे कि कभी भी, आज के बाद क्या सीखेंगे, कभी भी एक साथ ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, एक साथ दोनों चीज हो रहा है, तो फंक्शन हमेशा क्या कहलाएगा, मेनी वन। हाँ, अगर या तो इंक्रीज कर रहा या तो डिक्रीज कर रहा तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। रीजन सब कुछ कहां से सीख लिए, क्योंकि उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाता वगैरह वगैरह। और रट्टा मारने के लिए क्या सीख लिया कि सिर्फ और सिर्फ अगर समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर समझना है तो क्या करना है अपने को, हाँ, कि अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो 1 1 फंक्शन, या ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तब पर 1 फंक्शन, अगर दोनों एक साथ हो रहा तो मेनी वन फंक्शन। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद, क्योंकि जो पॉजिटिव निगेटिव पता किए कहां से, डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो आप नीचे में इसके आप पॉइंट लिख लेते हैं, पहला पॉइंट समझ गए कि इफ, चाहे मिटा कर पॉज करो, हम लिख देते हैं। देखिए लिख लिए आपका
कि इफ dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, देखो ना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गया है, समझ गया। अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके नीचे बना लीजिएगा कि मान चलिए यहाँ पर x इक्वल टू ए ले लिए हैं, और इस तरफ अगर पॉजिटिव बन रहा है, इस तरफ इसके निगेटिव बन रहा है, समझना कि लोकल मैक्सिमा क्रिएट हुआ है। इस तरफ पॉजिटिव मतलब क्या हुआ है, हाँ देखना ना ग्राफ अगर इस तरह इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गया है तो क्या समझना कि लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ग्राफ यूं बनेगा, पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ यूं गया होगा, समझ। तो समझना कि ऐसा ग्राफ रहेगा तो लोकल मैक्सिमा। हाँ, तो यही लिख रखे हैं कि इफ फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा देन फंक्शन इज मेनी वन, और यहाँ लिख रखे हैं इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव देन समझना क्या है, मैक्सिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए लोकल मिनिमा पढ़ते हैं। लोकल मिनिमा का मतलब क्या समझते हैं कि आसपास में क्या हो, मिनिमम हो, समझ गया। तो मिनिमम ऐसा बना ले, कर्व ऐसा बना ले, कर्व ऐसा बना ले। तो इस पॉइंट पे सब, हाँ ये तो आपका टेंजेंट जीरो बन गया यहाँ पे, ये बात समझ रहे हैं कि जीरो बन गया। जीरो क्यों बनाते हैं समझ रहा ना, जीरो क्यों, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या बन गया, जीरो। इसी से हाँ इंटरप्रेट करते हैं कि क्या एक टेंजेंट इस तरफ से बनाएंगे और एक टेंजेंट क्या बनाएंगे, तो इसका समझ लो ये बन गया पॉजिटिव, आपका थीटा क्या बन रहा है आपका पॉजिटिव, दिख गया। क्यों पॉजिटिव बना कि यहाँ से देखो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए क्या बन गया पॉजिटिव, समझ गया। और एक ग्राफ में एक टेंजेंट इस तरफ से बना लेते हैं, हाँ देखो 90 से पहले बन गया ना, एक ग्राफ इस तरफ से बना लेते हैं, तो थीटा आपका ये बन गया। तो देखो ना 90 को क्रॉस नहीं कर गया ये 90, तो ये क्या बन गया आपका थीटा क्या बन गया, निगेटिव बन गया, समझ गया। और ये पॉइंट पे क्या बना है, जीरो। अगर चाहे तो इसको x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, a, तो x इक्वल टू a के इस तरफ क्या बना है पॉजिटिव, x इक्वल टू इस तरफ क्या बना है निगेटिव बन रखा है, समझ गया। तो दिख ही रहा है हाँ कि ये अगर क्या कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, अच्छा इस तरफ पॉजिटिव बना है, नहीं ना गलती कर दी है ना। देखो ना ये टेंजेंट के लिए बना है ना, इस टेंजेंट के लिए पॉजिटिव बना है, तो पॉजिटिव इस तरफ चला गया ना पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा, पॉजिटिव इस तरफ चला गया ना। अरे देखो ना भैया इस टेंजेंट के लिए बनाए थे, इस एरिया में पॉजिटिव बनेगा ना, इस टेंजेंट के लिए निगेटिव बनाए थे, इस तरह निगेटिव इस तरफ होगा ना, समझ रहा बात को ना, मेरा दर्द को समझ रहा ना। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। बाकी तो सब कुछ जानता है, सब कुछ बता रखे हैं, समझ गया बात। तो ये हो गया लोकल मिनिमा, मतलब सीधा यहां पर से क्या समझे कि सब कुछ बता रखे हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तब पर भी वन वन फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ तब पर भी, हाँ समझ ना बात। देखिए एक सिंपल से बताते हैं हाँ कि देखो मान के चलो ये कर्व बनाते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल, हाँ ऐसा कुछ बनाते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा, बस हल्का सा कर्व करवा दिए, बस हल्का सा कर्व हो तो गया, इतना तो देखो इंक्रीजिंग अब फिर हल्का सा कर्व डिक्रीज किया कि मिनिमम बन गया। पूछो कैसे, इतना दूर के लिए तो वन आ रहा, तो कहेंगे हम यहाँ पे खींचेंगे तब, हाँ हो गया ना, थोड़ा सा के लिए भी हो जाता है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिख रखे हैं, इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन क्या हो गया मिनिमा। हाँ फिर क्या, अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो बनाता है तो क्या बनता है फंक्शन 1 1, और लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए भी फंक्शन 1 1। सब कुछ समझा रखे हैं आपका बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है आपको ये। बस अगर ये बात भी आपको रट्टा मार बनवा देते ना, इतना बस रट्टा मार बनवा देते हैं फिर भी मेरा काम चल जाता, लेकिन इतना भूखे क्यों, पागल थे समझे। तो किताब में जो सिर्फ लिखा हुआ था बस यही लिखा रहता, इतना डिटेल नहीं, या कोई बताता भी है तो सिर्फ इतना ही बताता, उसको पता भी नहीं होता है शायद, समझ गया बात को। उतना ज्यादा बताना भी नहीं चाहता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा, समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, समझ गया। तो बस आपका गीता का सार जो है यही है गीता का सार यही है, या ग्राफ पर मैक्सिमम करेगा तब पर समझ रहा ना बात को। हाँ लेकिन जो इतना डिटेल समझा के लाए हैं ये बता देने का मतलब और आपको समझ में आने का मतलब लगता है कि सही यही सच्चाई है, समझ गया, यही सच्चाई है या यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, समझ गया। ये आपका सच्चाई है। ठीक है सर, बाय बाय टाटा। यहाँ एग्जाम्पल इस पर नेक्स्ट क्लास लेते हैं, बाय बाय टाटा।